सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, दैट्स इट। बट लिसन तो, Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से लेकर मणिपुर की स्थिति तक पिछले हफ्ते एक बार फिर आप सभी ने देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों पर एकदम पैनी नज़र बनाए रखी और हमें उनसे जुड़े सवाल भेजे। और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन मुद्दों की जो हेडलाइंस है उसके पीछे की कहानी समझेंगे इस शो पर, जिसे हम बुलाते हैं हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं पूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। स्वागत आप सबका भी है हमारे शो में। चलिए शेखर, सबसे पहला सवाल आज का तुरंत से शुरुआत करते हैं। आ रहा है अनुराग जैन का, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि फ्रांस से लौटते समय पीएम मोदी यूएई रुकेंगे। ये सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी पर भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय पहल की याद दिलाता है। आप यूएई के सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में भारत की क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो तो बहुत रेगुलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर और भारत का कुछ स्ट्रगल भी है उसमें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में जाने का, लेकिन भारत के पास बहुत साइंस है। और एक कारण जिससे हम कई कारणों से इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की सपोर्ट कर रहे थे जी। मैं खुद भी इंडियन एक्सप्रेस में मैं उस टाइम एडिटर था, पेपर भी। और उनमें से कारण ये भी था कि इससे हमारा सिविल और न्यूक्लियर दोनों अलग होंगे हमारे देश में भी। तो सिविल और मिलिट्री दोनों अलग होंगे। तो मिलिट्री है वो हथियार बनाते रहें, आप सामग्री आपके पास जो है इकट्ठा करते रहें, स्टॉक पाइल करते रहें, वो एक अलग चीज़ है, वो सीक्रेसी में रहती है। लेकिन जो आपका सिविल है, जब तक ये अलग नहीं हुए थे तो सिविल भी उसकी वजह से छुपा हुआ था। जब सिविल अलग हो गया तो उससे आपको थोड़ी आज़ादी हो गई दुनिया में, आपके साइंटिस्ट को बाहर जाने की, आप साइंटिफिक जर्नल्स में अपने पेपर छापने की। और उसमें भारत ने, जैसे इसरो को आप देखिए, ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी जो सिविलियन साइड है उसमें भी भारत ने साइंस में, पावर जनरेशन में, हालांकि भारत के जो रिएक्टर्स अपने हैं वो छोटे हैं जी। वो बड़े रिएक्टर्स नहीं हैं, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहते हैं, वो हमारा अपना बनाया हुआ है, छोटे हैं, लेकिन उससे सीखा बहुत गया है। तो भारत बहुत कुछ सिखा सकता है। जैसे मान लीजिए कल को फ्रांस बड़े रिएक्टर बनाता है। फ्रांस दुनिया की ज़बरदस्त न्यूक्लियर एनर्जी शक्ति है और फ्रांस को कोई झिझक नहीं है उसमें। तो देखिए, इसके अंदर जैसे जर्मनी जैसे देश है जिनकी इतनी हिपोक्रेसी है कि अरे हम बिल्कुल नहीं, हमारे कोएलिशन में हमारे पार्टनर है जो ग्रीन पार्टी हैं, इसलिए हम न्यूक्लियर पावर बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जो पुराने बनाए थे सारे के सारे प्लांट बंद कर दिए, और बंद करके और अभी भी और देश जो बना रहे हैं उनके पड़ोसी न्यूक्लियर एनर्जी उनसे खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीदने को तैयार हैं, और अपने यहाँ कोयला जला के नए कोयले के प्लांट्स लगा रहे हैं। और भारत को कह रहे कि तो कोयला मत जलाओ, क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो ये दुनिया में बहुत उल्टी सीधी बातें हैं। दुनिया उठ पटांगा जिस लिखा वो ठीक ही लिखा है कि तो इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस भी होती है। तो फ्रांस की लाठी जो है इस समय दुनिया में वो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर हथियार नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी है। क्योंकि फ्रांस उनका निर्यात करने को भी तैयार है। फ्रांस भारत को अब निर्यात कर सकता है क्योंकि भारत ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन करी है। भारत की अपनी कुछ समस्याएं उसके अंदर हैं, जैसे हमने उसके अंदर जो लाइबिलिटी लॉ है वो यूपीए के टाइम, यूपीए वाले तो डर जाते थे, कुछ भी देख के, अपना साया देख के डर जाते थे, तो वो डर गए। न्यूक्लियर डील पहले साइन की, फिर अपना साया देख के डर गए, कह रहे बाप रे बाप इतनी बड़ी डील हमने साइन कर दी। तो उसके बाद जो उसका अगला स्टेप लेना था, जो लाइबिलिटी लॉ लानी थी, वो ला नहीं पाए। अब ये एक ताजुब की बात भी है, और ये थोड़ी सी मैं कहूँगा कि एक डिसअपॉइंटमेंट की बात भी है कि 9 साल में मोदी सरकार भी पार्लियामेंट में वो लाइबिलिटी लॉ नहीं लाई है, और उसी की वजह से हमारे पास बड़े न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में रत्नागिरी में इतनी बड़ी जगह ली हुई है, ज़मीन ली हुई है, जहाँ की था कि 10,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट इतना बड़ा पार्क लगेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का। तो तब काम शुरू हो गया था, तो आज एक शायद तैयार होने वाला होता, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में 10 साल लगते हैं जी। तो वो मामला पेंडिंग है। लेकिन जब होगा इंडिया में
तो मेरे को लगता है कि अमेरिका वाले कोशिश बहुत कर रहे हैं, वेस्टिंग हाउस से बातचीत चल रही है, पर फ्रांस से रिएक्टर आने का पहला चांस ज़्यादा है। अब यूएई को न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत नहीं है, यूएई के पास तो इतना तेल है, दुनिया भर को बेच रही है। लेकिन हर देश अब ये भी कोशिश कर रहा है कि तेल के आगे का भविष्य भी सोचें, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात यह है कि तेल के आगे का भविष्य सोचने के क्योंकि तेल तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा हर कोई चाहता है कि मेरा वातावरण भी ठीक रहे, और सबसे साफ जो ऊर्जा का स्रोत है, जो सबसे साफ क्लीन एनर्जी का सोर्स है, वो न्यूक्लियर एनर्जी है। एक बार खर्चा बहुत होता है लगाने में, पर एक बार लग जाए तो फिर चलती है हमेशा के लिए 50, 60, 70 साल। तो ये सारी बातें हैं। यूएई के पास कैपिटल है, पैसा है, भारत के पास साइंस भी है, और भारत के पास कंजम्पशन के लिए मार्केट भी है, और फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी है और इंजीनियरिंग है। तो तीनों को मिला के कुछ चीज़ें नई हो सकती हैं, एकदम नहीं होंगी लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम हो सकती हैं। ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यूएई भारत की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है। यूएई और सऊदी अरेबिया, देखिए ये यूएई जो है ये अब्राहम एक्ट में है अभी इसराइल के साथ। वो I2U2 भी एक अलायंस है ना, इसराइल, इंडिया, यूएई, यूएसए। तो जैसे क्वाड है, ऐसे I2U2 भी है। सो I2U2 में दो तो हम ही हो गए ना, इंडिया और यूएई। और ये बहुत गहरी दोनों देशों के बीच में एक रिलेशनशिप है, और दोनों देशों की एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी बातें हैं, और भारत के लिए भी, मोदी सरकार के लिए, खास करके बीजेपी सरकार है, ये कह पाना कि एक मुस्लिम देश, इस्लामिक देश, वो भी अरब इस्लामिक देश हमारा इतना अच्छा दोस्त है, ये उनके लिए जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मुझे हिंदी समझ नहीं आ रही, ब्राउनी पॉइंट्स इसे कहते हैं जी। तो ये उनके लिए भी ब्राउनी पॉइंट्स की बात भी है। अगला सवाल है अरिंदम चक्रवर्ती का, जो कि हमारे मेंबर है। पूछ रहे हैं कि ईयू पार्लियामेंट के लेटेस्ट स्टेटमेंट को देखते हुए ऐसा क्यों है कि ईयू हमेशा रुक कर भारत पर तंज कसता है, खासकर तब जब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर है, जबकि यूरोप में दंगों और मैसेकर की बहुत समस्या है। ताज़ा मामला फ्रांस में ही है। देखिए, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, ये भी एक अब मैं क्या बोलूँ उसको, जैसे कहते हैं ना शिव जी की बारात, हर तरह के लोग उसके अंदर हैं, और कोई किसी के ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं है। उसी में से 25-26 आ गए थे, हमारी सरकार भी ले आई थी, जो कश्मीर जाके हमारी सरकार को सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो वैसे भी हैं और ऐसे भी हैं। अभी जो उनको तकलीफ हो रही है वो ज़्यादा इसलिए कि जो कुकी लोग हैं मणिपुर में, वो क्रिश्चियन हैं और उनके चर्च हैं, तो उन चर्चेस का बहुत कनेक्शन है, उनकी जो जड़ें हैं वो तो यूरोप में ही हैं, तो वो उसकी वजह से। लेकिन यूरोप के कोई ऐसा कहने से कुछ होता नहीं है, हमको भी थोड़ा ढीठ पड़ना चाहिए। बात आई, उसको निकल गए, उसको गुजर जाने दीजिए। अगर यूरोप में कल को कुछ होता है तो आप भी यूरोप को एक लेक्चर दे सकते हैं, आपका क्या जाता है। तो इसकी हमें कोई चिंता करनी चाहिए। और यूरोप में अब इसके बस का बहुत दशकों से नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी देश को वो भाषण किसी बात पे दे सके, क्योंकि यूरोप इस समय खुद लड़ाई में इन्वॉल्व है। यूरोप के अपने देशों में आप देखें, ये सिर्फ फ्रांस में नहीं, फ्रांस में तो अब दंगे हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले स्वीडन में, फिनलैंड में, इटली में, इन सब देशों में इन्हीं बातों को लेके, क्योंकि दो धर्मों के लोग साथ नहीं रह पा रहे, जो वहाँ पे नए रेफ्यूजी और इमिग्रेंट आ रहे हैं वो मुस्लिम आ रहे हैं, और जो अपनी उनके समाज है वो क्रिश्चियन है, उनके बीच में जो खींचातानी है, उसकी वजह से आप देखें कि वहाँ पे राइट विंग की सरकारें आ रही हैं। तो ये यूरोप की अपनी समस्याएं बहुत हैं, तो पहले अपने गिरेबान में नज़र डाल के देखें। पर हमें इतना कहने की ज़रूरत भी नहीं है, हर बात जो दुनिया में कही जाती है। पर हमारे इंडिया में ना हम लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि जिन्हें वाइट नेशंस कहते हैं, गोरे देश, वो कुछ कह दें। उसकी दूसरी साइड ये है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, दो साइड होते हैं। उसकी दूसरी साइड ये है कि गोरा आदमी हमारी तारीफ कर दे तब भी हम बड़े खुश होते हैं, है ना। तो ये ओवर सेंसिटिविटी है दोनों तरफ से, इसको भूल के आगे चलना चाहिए। अगला सवाल कार्तिक पराशर का है। पूछ रहे हैं कि मणिपुर में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, बात मैंने पहले भी कही है। पहली बात तो सरकार को, बीरेन सिंह की सरकार को गिराना चाहिए, आर्टिकल 356 लगा के, और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन करना चाहिए। वहाँ पे हुआ क्या है कि जो कुकी हैं,
हालांकि वो माइनॉरिटी है पर थोड़ी ट्राइबल लोग आप समझिए कि 42-43% हैं और मेती लोग 53% हैं। मेती लोगों में 53% में करीब पाँचवां हिस्सा हाँ करीब पाँचवां हिस्सा छठा हिस्सा मुस्लिम मेतीज़ हैं। तो अगर उनको ट्राइबल स्टेटस मिला तो उनको भी ट्राइबल का बेनिफिट मिलेगा एसटी का, लेकिन वो मुस्लिम है तो अभी इस टाइम वो इतना इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है। उतने ही ट्राइबल हैं। अब ट्राइबल में दो हैं, नागा ट्राइब्स हैं करीब आधे और आधे कुकी ट्राइब्स हैं। तो जो कुकी ट्राइब्स हैं और नागा ट्राइब्स भी हैं, क्योंकि एक तरफ हालांकि कुकी और नागास का भी पहले बहुत झगड़ा हुआ है, इसी की वजह से बहुत दिन ट्रैफिक ब्लॉकेड हुए थे वहाँ पे। लेकिन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है मणिपुर की, जो करीब आधी से थोड़ी सी कम है, उनका अब ये बीरेन सिंह सरकार में बिल्कुल विश्वास नहीं है। और जो मेती लोग हैं उनका भी विश्वास कम है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे लिए तो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो इनइफेक्टिव सरकार है। तो जो सरकार इनइफेक्टिव है उसको बिना बात क्यों रखना, उसको इज्जत का सवाल क्यों बनाना। अच्छा, उसको हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि और किसी मेती को बनाएंगे तो इस समय कुकी नहीं मानेंगे, कुकी को बनाएंगे तो मेती बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे कि अपीजमेंट हो रही है, तुष्टीकरण जिसे कहते हैं वो हो रहा है। तो इस समय ये जिन लोगों ने हमारा संविधान लिखा वो अक्लमंद लोग थे। ये जो अनुच्छेद 356 लिखा है, ये ठीक है, इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था, इसका दुरुपयोग हो रहा था बहुत दशकों तक। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद बोमाई जजमेंट जिसे हम कहते हैं, उसके बाद से उसका मिसयूज़ ख़त्म हुआ। नहीं तो पहले तो कांग्रेस की सरकारें भी जब दिल्ली में थी, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की, एक के बाद एक राज्य सरकार को गिराती रहती थी। अब वो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अनुच्छेद क्यों है? वो अनुच्छेद तब इस्तेमाल करने के लिए जब किसी राज्य में बिल्कुल संविधान की रिट रन ना कर रही हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाए। तो वो इस समय अगर मणिपुर में आप नहीं कहेंगे तो आप कब कहेंगे? तो उससे आप सरकार को डिसमिस कीजिए, असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में डालिए, एक गवर्नर इफेक्टिव लगाइए, दिल्ली से एडवाइजर्स भेजिए आउटसाइडर्स, ताकि लोग देखें कि ये न्यूट्रल लोग दिल्ली से आए हैं, ना ये कुकी हैं, ना ये मेती हैं, ना ये नागा हैं। उनसे बैठ के 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने में थोड़ा शांति लाइए और थोड़ा काम शुरू कीजिए। लोगों में भी तब रोष, गुस्सा जो है वो थोड़ा ठंडा होगा, और जो ज़ख्म इस समय बहुत गहरे हैं वो थोड़े थोड़े भरेंगे तब तक। अभी तो ज़ख्म गहरे हैं। इस समय में ये सोचना कि ये सरकार जो वहाँ पे कुछ कर पाएगी, ये बिल्कुल असंभव है। अगला सवाल अभी भस्मे का है, पूछ रहे हैं कि भारत में हर साल अत्यधिक बाढ़ आम बात होती जा रही है, क्या सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई लॉन्ग टर्म रणनीति है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बाढ़ जो है ये कोई एकदम बढ़ने गई है, सिर्फ टीवी चैनल बढ़ गई है, और टीवी चैनल्स को कुछ खास मिलता नहीं है जिस दिन, तो वो बाढ़ के अंदर। और ये ड्रामेबाजी है, हर चीज़ का पीपली लाइफ बन रहा है, शर्म आती है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपूर्वा और हम बैठे हैं, हम एक्सप्रेस बिल्डिंग में ITO में बैठे हैं। अब आप पढ़ेंगे हर जगह ITO डूब गया, ITO डूब गया। मेरे पास अमेरिका से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जापान से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, अरे भाई क्या हो गया, तुम ठीक ठाक तो हो, तुम्हें खाने वाने को मिल रहा है। अरे दिल्ली के एक बहुत थोड़े से इलाके में फ्लड आया, वो जहाँ आया वो बहुत बुरा है, लेकिन सच्चाई है कि इस समय दिल्ली की जनसंख्या के भी करीब 2% भी लोग उससे प्रभावित नहीं हैं। अब दिल्ली के 2% लोग भी बहुत होते हैं। अगर आप बोले अरे दिल्ली के 2% तो बहुत लोग होते हैं, दिल्ली के 2% तो शायद इतने हो गए जितनी मालदीव्स की सारी आबादी है। लेकिन भारत देश ही ऐसा है, सब जगह बड़ी आबादी होती है। तो उससे ये सोचना कि एकदम बहुत बाढ़ें आनी शुरू होगी, आपको बाढ़ अब टीवी पर दिखनी शुरू हो गई है। अब जैसे असम है, असम में हर साल बाढ़ आती ही आती है, और वो टीवी के विजुअल वही लगते हैं। उसका कारण बताता हूँ, दिल्ली में भी इस बार ज़्यादा आई है तो इस साल शहर के अंदर आ गई, लेकिन हर साल एक बार तो जमुना खतरे के ऊपर जाती है। पहली बात तो ये कि हमारी नदियों में पानी रखने की क्षमता बहुत कम है। जब दिल्ली में जमुना खतरे के निशान के ऊपर जाती है 2005-2004 जितने भी मीटर हैं, तो आप ये याद रखिए कि वो मीन सी लेवल से होता है। तो दिल्ली जो जमुना का तल है मीन सी लेवल से, वो पहले अपने आप ही काफ़ी ऊंचा है। जो दिल्ली का आप एयरपोर्ट पे आए तो वहाँ लिखा होगा मीन सी लेवल पे कहाँ पे है।
तो उससे ये 3-4 मीटर ही ऊपर है। जब खतरे का निशान पार करती है जमुना दिल्ली में, तो अब जितनी आपके स्विमिंग पूल में डीपर साइड पे गहराई होती है उतना ही होता है, लेकिन जब पानी ज़्यादा आता है तो फैलता है चारों तरफ, तो लगता है कि बहुत फ्लड आ गया। और जो फ्लड आता है वो उन इलाकों में जाता है जिनको फ्लड प्लेन कहते हैं। वो तभी होता है जब फ्लड आता है, लेकिन क्योंकि फ्लड आता है, बाढ़ आती है करीब 1 महीने साल में, 2 हफ्ते साल में, तो लोग वहाँ पे जब बाढ़ चली जाती है दोबारा से नदी का नाला बन जाता है, हमारा गंदा नाला बन जाता है बदकिस्मती से, तो लोग वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं। कई लोग खेती करते हैं। हमें बचपन से याद है, बचपन से कहते थे अरे भैया अभी तो जमुना जी की रेती के खरबूजे आ जाएंगे, अभी तो जमुना जी की रेती के तरबूज आ जाएंगे, क्योंकि वो गर्मी के टाइम में लगाते हैं, फिर बरसात आती चले जाते हैं। ऐसे असम में होता है। असम में जितना फ्लड आप ज़्यादातर देखते हैं, इनको चौर एरियाज कहते हैं। चौर क्या होता है असम में? चौर होता है जिसको नदी के टापू, रिवर आइलैंड्स, और बहुत बड़े बड़े हैं वहाँ पे रिवर के आइलैंड्स। तो जब पानी कम होता है तो वो ऊपर उभर के आ जाते हैं, फिर वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ खेती शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है, झोपड़ियाँ बना लेते हैं। तभी आप देखेंगे जब वहाँ पे फ़ोटो आती है, कई बार वीडियो आते हैं कि जो फ्लड आ गया, तो आप देखेंगे कि झोपड़ी है, झोपड़ी में पानी घुसा हुआ है, कच्ची लकड़ी की और घास फूस की झोपड़ी है, उसके अंदर से 3-4 लौकी भी लटक रही होती हैं, क्योंकि वहीं खेती होती है, वो लौकी की बेल भी ऊपर चढ़ जाती है। तो जो बड़ी बाढ़ होती है जब शहरों में आती है, वो अब कम आती है, क्योंकि नदियों में बांध बन गए और नदियों के बहुत डैम भी बने, उनका पानी रोका जाता है। बाढ़ जो अब दिल्ली में आप देख रहे हैं, ये कभी कभी आती है जब कि इतना पानी आ जाए कि बांधों से भी पानी छोड़ना पड़े। अब जमुना के ऊपर 2-3 बांध हैं, जैसे एक पुराना अंग्रेज़ों के टाइप का है, ताजे वाला डैम है, एक हथनी कुंड उसके ऊपर है, तो वहाँ काफ़ी पानी रोक लेते हैं। तो सारा साल उसी से पानी आपकी वेस्टर्न जमुना कनाल जिसे हम कहते हैं उसमें आता है, पीने का पानी भी उसी से रिलीज़ होता है। तो ऐसे ही अगर 1-2 रिजर्वायर और बने तो जिस साल इतनी बारिश हो उस साल वो पानी भी रोक लिया जाए। तो सबको चाहिए इसके सीखें, जो कि साबरमती के साथ किया गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में साबरमती भी गंदा नाला थी, इतना गंदा नाला थी कि उसके एक होटल था वहाँ पे, तब इतने होटल नहीं थे जब मैं जाता था, तो उसके आप खिड़की नहीं खोल सकते थे क्योंकि बाहर से इतनी बदबू आती थी, क्योंकि ओपन एयर लैट्रिन थी वो। लेकिन अब समय के साथ जब नर्मदा डैम बना तो वहाँ से पानी, डैम में पानी इतना रुकता है और वहाँ से पानी छोड़ते रहते हैं, ताकि साबरमती एक चलने वाली नदी बन गई है, जिंदा नदी बन गई है, मरी हुई नदी नहीं है। जमुना हमारी 10 महीने मरी हुई नदी होती है, उसमें कोई लाइफ नहीं होती, सीवर है हमारा। तो ये बाढ़ फ्लड बढ़े नहीं हैं, सिर्फ ये कि आप टीवी पर बहुत ज़्यादा अब देख रहे हैं तो लगता है कि अरे ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। सच बात है, आपने ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि पहले इतनी टीवी कवरेज नहीं थी, और अभी क्या कवरेज है आप देखें, कितनी शर्म की बात है, बुरा भी लगता है। अब इतने मैं न्यूज़ रूम चलाए, मैंने यंग रिपोर्टर्स मेरे साथ काम करते रहे, ये उनको जाके कहना कि तुम पानी में खड़े हो जाओ, कोई इतने पानी में खड़ा है, कोई इतने पानी में खड़ा है। अरे क्या बताना चाहते हो, कैमरे में पानी दिख रहा है ना, आप खड़े हो के क्यों दिखा रहे हो उसके अंदर, ये बेकार की बात है। मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि जब मैं ट्रेनी जर्नलिस्ट था, जर्नलिज्म पढ़ रहा था, ये जनवरी 1976 की बात है, ज़्यादातर लोग आप में से पैदा नहीं हुए थे उस टाइम। जनवरी 1976 में जर्नलिज्म स्टूडेंट था, तो इंटर्नशिप करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, जो हमारे से एक्सप्रेस बिल्डिंग की अगली बिल्डिंग ही है, 2 बिल्डिंग छोड़ के है। तो वहाँ इमरजेंसी थी, कोई काम करने को देता नहीं था, और सब मुझे बोलते थे जर्नलिज्म छोड़ दो, तुम जाओ, तुमने तो साइंस पढ़ी हुई है, तुम कुछ केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ो, उसके बाद एक पेंट की फैक्ट्री लगाओ, हम तुमको लाइसेंस दिला देंगे, वगैरह वगैरह। तुम सब कुछ बोलते थे कि जर्नलिज्म से हट जाओ। तो फिर वहाँ पे उषा राय थी, जो बड़ी जानी मानी पत्रकार। तो उषा राय ने मुझे कहा कि देखो तुम बड़े एंथुजियास्टिक हो, यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, तुम स्पोर्ट्स में तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट है, तुम स्पोर्ट्स डेस्क पे तुम्हें ले जाती हूँ, वहाँ काम करो। तो मुझे वो स्पोर्ट्स डेस्क पे ले गई, तो मैंने स्पोर्ट्स डेस्क पे काम किया, और बहुत उन्होंने मुझे बहुत काम किया, प्यार भी बहुत दिया। तो वहाँ पर एक हमारे स्पोर्ट्स एडिटर्स जो थे, उनमें एक थे मिस्टर SK मेहरा। तो बड़े एक रंगीन कलरफुल इंसान थे, और ज़माना और था, और नाइट शिफ्ट में बैठते थे तो विस्की की बोतल खोल लेते थे और अब ड्रॉर से निकाल के और बोलते थे ए लिए काका जूनियर पींदे DDCA दी शराब। DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, अच्छा, है ना। तो इस तरह के कलरफुल इंसान थे। तो
एक बार मैंने कहा कि फिर मैं रात को बैठता था उनके पास, मतलब दिन में भी रात में भी काम करता था। तो एक बार रात को मैंने कहा मेरा साहब एक मेरे दिमाग में बहुत दुविधा है। तो बोले क्या है? मैंने कहा कि अभी हम कहते हैं कि सुनील गावस्कर को ये नहीं पता कि उसका ऑफ स्टंप कहाँ है, ये 76 की बात है, गावस्कर की पीक है। या हम कहते हैं कि विजय अमृतराज का ओवरहेड स्मैश वीक है ना, इसलिए वो बड़े बड़े मैच हार जाता है। तो हमने तो कभी कोई क्रिकेट सीरियस लेवल पे नहीं खेली, तो हमें क्या हक है कहने का कि उसको गावस्कर को नहीं पता कि उसको ऑफ स्टंप कहाँ पे है, वो स्लिप में कैच होता रहता है। और हमने कभी टेनिस नहीं खेली, तो हम कैसे कह सकते हैं कि विजय अमृतराज को स्मैश करना नहीं आता। तो मेरा साहब ने अपना जो भी पी रहे थे ग्लास टेबल पे रखा और काका जूनियर, रिमेंबर टू अप्रिशिएट एन ऑमलेट यू डोंट हैव टू ले एन एग। कि आपको ऑमलेट का स्वाद लेने के लिए अंडा देने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी बात है जो आपने मुझे आज याद दिला दी। चलिए, इसी बात पे अगला जो सवाल है वो आदित्य का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर है। पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि फॉक्सकॉन और वेदांता के सौदे टूटने का एक मुख्य कारण वेदांता की फाइनेंशियल कंडीशन पर बढ़ती चिंता थी? क्योंकि कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने इस पे चिंता जताई है। वो ये भी पूछ रहे हैं कि आपको ये भी लगता है कि आने वाले सालों में ऐसे देश जो इलेक्ट्रॉनिक चिप के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा उन देशों की तरह जिनके पास आज फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेस है? देखिए, आपकी दूसरी बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात में मैं कुछ कह नहीं सकता और अटकल लगाना नहीं चाहता, क्योंकि वेदांता भी जो ग्रुप है, अनिल अग्रवाल है जो ग्रुप है, बहुत एंटरप्रेन्योरियल है और बहुत रिस्क लेना जानता है। तो वो लिवरेज लेते हैं, लोन लेते हैं, लेकिन उनको मिलता भी है और रिस्क लेके काम करते हैं। और जो रिसोर्सेज बिजनेस है, जो खानों का बिजनेस है, जो खनिज पदार्थ निकालने का बिजनेस है, उसमें भी रिस्क होते हैं, बहुत रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क भी होते हैं, हर तरह के इकोनॉमिक रिस्क भी होते हैं। मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। आज लिथियम की बहुत डिमांड है जी, कोबाल्ट की बहुत डिमांड है, कल को कोई और नई टेक्नोलॉजी निकल आएगी बैटरीज के, ईवीज के लिए, तो इनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो वो ग्रुप, उसमें भी दम है। अब हो सकता है कि उनका आपस में कल्चरल मिसमैच हो। फॉक्सकॉन ताइवानीज कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत देशों में काम करती है। तो हो सकता है कि दोनों अपने अलग अलग पार्टनर और ढूंढे। लेकिन ये कहने के बाद ये भी कहना ज़रूरी है कि इसका जो फैब्रिकेशन बनाना, फैब जिसे कहते हैं, फैब्रिकेशन यूनिट प्लांट बनाना सेमीकंडक्टर्स का, ये बहुत पेचीदा मामला है और ये जल्दी नहीं होता। ये जैसे कि मैंने पहले बोला था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में 10 साल लगते हैं, इसमें भी 10 साल लगते हैं। तब तक ये गाय को खिलाना पड़ता है, दूध देना उसके बाद शुरू करती है और उसके बाद आपका फिर भी रिस्क रहता है कि तब तक शायद वो दूध ही आउट ऑफ फैशन हो जाए। मतलब सेमीकंडक्टर जो है, ये टेक्नोलॉजी रोज़ बदल रही है, कल को क्या पता क्या होगा। तो ये कैपिटल इंटेंसिव, बहुत पैसा जाता है, रिस्की मामले हैं और इसमें शुरू करना कठिन है। वो कहने के बाद मैं ये भी कहूँगा कि जो आपकी दूसरी बात थी वो बिल्कुल ठीक है। किसी देश के पास अगर ये शक्ति है या ये क्षमता है कि वो ये फैब्स अपने सेटअप कर पाए और फैब्रिकेट कर पाए, तो बहुत भारी क्षमता है। और चीन इस समय दुनिया का करीब 38% इसका मार्केट डोमिनेट करता है। अमेरिका के पास बहुत मार्केट है, ताइवान के पास बहुत है, जापान के पास है, साउथ कोरिया के पास कुछ है, चीन के पास बहुत है। और भारत भी इस समय करीब 20-22 बिलियन डॉलर्स का सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट करता है जी। क्योंकि अगर वो ना आए तो हमारे पास इतने हम मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, स्मार्टफोन बनाने शुरू करें, सब खत्म हो जाएगा। भारत अब इतना बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गया, वो चिप्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। भारत इतनी गाड़ियां बना रहा है, भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल कार बनाने वाले देशों में से, इन चिप्स के बिना नहीं बना सकता। कोई चीज़ इन चिप्स के बिना नहीं काम कर सकती। आपका कोई मिसाइल काम नहीं कर सकता, आपके कोई फाइटर प्लेन काम नहीं कर सकते, आपके कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन काम नहीं कर सकते। हर चीज़ में ये है। तो इसके लिए अपने आप बना पाना और अपने आप भी एक ऊपर की क्वालिटी तक का बना पाना, मतलब ज़्यादा, उसको मैं ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से कह रहा हूँ, मेरा एक कार्टा क्लटर भी इसमें था, इसके ऊपर था, उसमें मैंने कुछ कोशिश की थी अपने साथियों की मदद से।
आप उसको देख लीजिएगा, चाहें तो उसका लिंक अपूर्वा आपके साथ शेयर करेंगी। जी, बिल्कुल। लेकिन हर देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए, हर देश ये फैब्स नहीं लगा सकता है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए जिसकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिसकी इतनी बड़ी अब ज़रूरत है, मैंने बोला ना 20-22 बिलियन डॉलर्स का हमारा इंपोर्ट है सिर्फ चिप्स का, और उसमें से भी काफ़ी चीन से हो रहा है। उसमें से आप समझें कि करीब 8 बिलियन डॉलर्स का साल में चीन से हो रहा है। तो भारत के पास स्केल भी है, स्केल ऑफ इकोनॉमी, भारत के पास जगह भी है। और देखिए भारत की इसके अंदर, ये नहीं कि भारत इसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो है, भारत इसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो शक्ति है डिज़ाइनिंग की। जी। तो आपको चाहिए अपने इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बहुत अच्छे इंजीनियर्स जो कि इनको डिज़ाइन करें, क्योंकि इस चिप के ऊपर कुछ लिखा जाता है ना, वही तो चीज़ काम करती है, तो वो डिज़ाइन होता है। तो वो डिज़ाइन करने में भारत एक ग्लोबल पावर हाउस है, इसलिए दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां जिनको चिप्स की ज़रूरत होती है, उनके भारत में यूनिट्स हैं जहां पे लोग इनको डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन डिज़ाइन करके वो डिज़ाइन फिर भेजे जाते हैं अमेरिका में, चीन में, जापान में, साउथ कोरिया में। तो इसमें अगर 3 इसके लेवल होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, उनमें से एक स्टेप जो है उसमें भारत ऑलरेडी काफ़ी आगे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत ज़ीरो से शुरुआत करेगा, क्योंकि इसमें एक स्टेप होता है कि आप डिज़ाइन करें, एक स्टेप होता है कि आप चिप बनाएं जिसको वेफर कहते हैं वो बनाएं, एक स्टेप होता है उस डिज़ाइन को वेफर पर डालें। तो उन 3 में से एक स्टेप में ऑलरेडी भारत बहुत आगे है। शिखर, अगला सवाल राहुल सुब्रमण्यम का है जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं। बोल रहे हैं सवाल जो है वो उनका द प्रिंट के सब्सक्रिप्शन मॉडल के संबंध में है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मार्केट्स में जहां मीडिया हाउसेज ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का विकल्प चुना है, उन्हें अपने ग्राहकों को पैंडर करने के लिए, लुभाने के लिए एक तरह से अपनी निष्पक्षता को हटाना पड़ा, जिनमें से ये कई हाउसेज अधिकांश एक या दूसरे कैंप को फॉलो करते हैं, क्योंकि मौजूदा बायसेस से कन्फर्म करके ही उन्हें लगता है वो अपने सब्सक्राइबर्स को पैसे देने के लिए, पे करने के लिए लुभा सकते हैं। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे चेक्स और बैलेंसेस लागू करते हैं ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन इस रास्ते पर न चले। राहुल जी, आपने बात बहुत गहरी की है और बहुत गहरा सवाल भी उठाया है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो प्योर सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है वो अब बदकिस्मती से, लेकिन सच्चाई है दुनिया की, वो हाइफनेटेड मॉडल है। अगर आप किसी भी पब्लिकेशन को देखें, जैसे आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें, जिसको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और बहुत सालों से पढ़ता हूँ, बहुत सालों से नहीं, बहुत दशकों से पढ़ता हूँ। अब भी रोज़ रात को, क्योंकि रात को उनका दिन होता है, नई नई स्टोरीज रिलीज़ करते हैं, पढ़ के सोता हूँ, बहुत सीखता हूँ, बहुत समझता हूँ। 1984 में उनके न्यूज़ रूम में 6 हफ्ते मैंने फेलोशिप में, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स की फेलोशिप में, उनके न्यूज़ रूम में इंटर्नशिप भी करी है। अच्छा। न्यूयॉर्क में। तो उस दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेबल अखबारों में है, लेकिन वो भी आप देखें, क्योंकि उसकी सब्सक्रिप्शन के ऊपर अब इतनी निर्भरता है कि वो एक हाइफनेटेड हो गया है अमेरिका की लेफ्ट की डिबेट के साथ। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, इतना संजीदगी से मुझे मत लीजिए हर बार जब मैं ऐसी बात बोलता हूँ, लेकिन थोड़ा सीरियसली भी बोलता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स को हर बार सोचना पड़ता है कि इसको पढ़ के वो AOC जो उनकी है, कांग्रेस वुमन जो लेफ्ट की है, जिनको बोलता था डोनाल्ड ट्रंप कहते थे क्वाड की मेंबर, जिनको डोनाल्ड ट्रंप बोलता था स्क्वाड की मेंबर है ना, तो वो AOC क्या सोचेगी इसको, क्योंकि वो जो ऑडियंस को, जो सब्सक्राइबर्स को, जो उनका मार्केट है, जिसके पास वो जा रहे हैं पैसों के लिए, वो मार्केट है। तो वो उसकी वजह से एक बंधन बन जाता है। हमारा जो मॉडल है, हम तो कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है, हम तो कहते ही हैं कि हम अनहाइफनेटेड हैं। तो कभी हमें लेफ्ट से जूते पड़ते हैं, कभी हमें राइट से जूते पड़ते हैं। तो हम तो कहते हैं द लेफ्ट थिंग्स वी आर राइट, द राइट थिंग्स वी आर लेफ्ट, सो वी मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। तो ऐसे में जो हमारी जो शक्ति है, वो आप जैसे हमारे सपोर्टर हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन पे वॉल के आगे आने के लिए सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो इसलिए सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि आपको भी इस बारे में विश्वास है कि जो जर्नलिज्म है वो अनहाइफनेटेड होना चाहिए। जर्नलिज्म ज़रूरी न्यूट्रल नहीं होता है जी। जर्नलिज्म कभी भी न्यूट्रल नहीं होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए भी नहीं,
क्योंकि होगा तो फिर तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से जर्नलिज्म करा लीजिए। इंसान करता है, और जो इंसान पत्रकारिता करता है वो इंसान वोट भी देता है, वो इंसान कोई आइडियोलॉजी भी रखता है, और इशू बाय इशू भी होती है, तो न्यूट्रल नहीं होता है, लेकिन फैक्चुअल होना चाहिए। फैक्चुअल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। इसलिए कई बार बोलते हैं यार मालूम नहीं पड़ता आप लेफ्ट हो क्या राइट हो। अरे हमें नहीं पता हम लेफ्ट है क्या राइट है। अपनी पत्रकारिता में नहीं पता है लेफ्ट है क्या राइट है। अब आप कह रहे हैं कि अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे। इतने साल हो गए पत्रकार बने हुए, मुझे 45 साल हो चुके हैं। अब इस उम्र में आके मैं क्या चेंज करूँगा। तो मुझे तो सिर्फ वो लाइन याद आती है, आपने पता नहीं देखी कि नहीं, वो फिल्म थी इश्किया, उसमें गुलजार की लाइन है, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में कब, इस उम्र में अब खाओगे धोखे, है ना। दिल तो बच्चा है जी, तो ठीक है दिल बच्चा कभी कभी हो सकता है किसी बात में, लेकिन पत्रकारिता के मामले में अब बचपना हम नहीं कर सकते और ऐसे इधर उधर की बात नहीं कर सकते। अब जो है जो सीखा ये ठीक चला और आगे भी ठीक चलता जाएगा। शेखर, आज का आखिरी सवाल ले रही हूँ संकल्प का, जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि हमने सभी राज्यों में पुलिस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर दर्ज करते देखा है। अदालतों ने पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कॉस्मेटिक बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन ये बेकार है और कोई जवाबदेही नहीं है। एक पुलिस अधिकारी को कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए और झूठी एफआईआर, विशेष रूप से प्रोविजन जो हैं, धाराएं हैं, उनके दुरुपयोग को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने बीसीसीआई के साथ भी यही किया था। वे कौन से मेजर पुलिस रिफॉर्म्स हैं जिन्हें आप देखना चाहेंगे? वो बोल रहे हैं मैं बॉडी कैम को अपनी सूची में, लिस्ट में सबसे ऊपर रखूंगा। देखिए मैं पुलिस रिफॉर्म की बातें नहीं करता हूँ, हालांकि हमने ज़रूर, मैंने भी बहुत एडिटोरियल लिखे होंगे कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन जो ज़िंदगी भर अब सीखा है देश की स्थिति को देख के और सब देशों की देख के, कि पुलिस रिफॉर्म कोई चीज़ नहीं होती है, पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए। अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म हो तो अपने आप जुडिशरी भी रिफॉर्म होती है, पुलिस भी रिफॉर्म होती है, और तो और जुडिशरी भी रिफॉर्म होती है। क्योंकि हर चीज़, खास करके एक जनतंत्र में हर चीज़ आपकी पॉलिटिक्स से आती है। तो जब तक आपके राजनेता इस बात को नहीं मानेंगे कि हमारी पुलिस को झूठी मोटी एफआईआर, रस्सी को सांप बनाना जैसे कहते हैं वो नहीं करना, तब तक ये नहीं बदलेगा। क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में वो कर रही है, कांग्रेस वाले कहते हैं अरे कितना गलत कर रही है, अब अपने राज्यों में वही काम करते हैं, है ना। कोई बोलते हैं कि अरे बीजेपी की सरकार, किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, कोई बोलता है उसको, बीजेपी की सरकारें उसको ट्वीट के ऊपर बंद कर देती हैं। आप देखें केरला की सरकार भी बंद करती है। पहले कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र में किसी कार्टूनिस्ट को बंद कर दिया था, ऐसे ही टीएमसी भी करती है। तो ये सारे राजनेता जो हैं, राजनीति हमारी जो है, जब तक हमारी पॉलिटिक्स में सुधार नहीं होगा तब तक ये सोचना कि पुलिस कहाँ से आती है, इन्हीं पॉलिटिशियंस के नीचे काम करती है ना। कल को आप बोल दें, जैसे पुलिस रिफॉर्म का आइडिया था, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार उसमें लगा रहता है कि आप राजनेता के कंट्रोल में मत रहो। अरे किसके कंट्रोल में रहेंगे? तो पुलिस वाले अपना कानून अपने आप बनाएंगे। कम से कम राजनेता के कंट्रोल में है तो राजनेता की तो 5 साल के बाद कम से कम जवाबदेही होती है जी। अगर पुलिस वाले अपने आप ही हो जाएं, और यही गलती सुप्रीम कोर्ट ने की थी क्रिकेट के बारे में। उन्होंने सोचा ये लोग चला रहे हैं, गलत है, कोई और आ जाए, पॉलिटिशियन ना आए, फलाना ना आए। अब देखिए कौन चला रहा है क्रिकेट आपकी। अब मैं आपसे पूछूं, आप इतने जानकार लोग हैं सब, आपसे पूछो कि अच्छा मुझे ये बता दीजिए, गूगल नहीं करना, बिना गूगल किए कि बीसीसीआई का चीफ कौन है। तो सच्चाई है कि आप में से ज़्यादातर हैं, आप में कई ज्ञानी जो एकदम बता देंगे, और कई यूपीएससी वाले भी जिन्होंने घोटा हुआ होगा इसको, लेकिन ज़्यादातर लोग आप में से ये नहीं बता पाएंगे कि बीसीसीआई का चीफ इस समय रॉजर बिन्नी है, जो कि क्रिकेटर है। क्योंकि कोर्ट ने बोला क्रिकेटर होना चाहिए, बना दिया क्रिकेटर, उसको कोई पूछता नहीं। आप जाइए कहीं भी देखिए, उसको कोई नहीं पूछता है। पूछते हैं वो जो सेक्रेटरी हैं जे शाह, उनको पूछते हैं। तो ये कोर्ट्स के कहने से ऐसे कुछ नहीं होता है जब तक आपका सिस्टम नहीं बदलता है। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, कोर्ट उसमें घुसा ही गलत जगह में था, जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डोंट मेंट व्हाट एंड ब्रोकन। तो जो चीज़ टूटी नहीं है उसको जोड़ क्यों रहे हो? भारत क्रिकेट टूटी हुई नहीं थी। भारत दुनिया में क्रिकेट में नंबर 1 था। दुनिया के सारे क्रिकेट की कमाई भारत से आ रही है। अभी भी मैं देखता हूँ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की हालत पतली है। मैं सोचता हूँ कि भारत को चाहिए कि कुछ ग्रांट्स दे वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दोबारा से उनको, क्योंकि उनका बोर्ड बहुत टूटा हुआ है, बहुत गड़बड़ है वहाँ पे, और वेस्ट इंडीज़ में बहुत चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि उनकी जो एक टीम है वो एक देश के लिए नहीं खेलती है,
क्योंकि वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश नहीं है, जी। ये अलग अलग कई देश हैं। जमैका है, गयाना है, बारबेडस है, एंटीगा है जहाँ के विवियन रिचर्ड्स है, डोमिनिका जहाँ अभी मैच हो रहा है, ये फर्स्ट टेस्ट मैच हो रहा है। ये अलग अलग देश हैं, एक झंडे के नीचे खेलते हैं। तो और वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है कि उनकी कमाई बहुत हो। तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का डिक्लाइन दुनिया के क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो इसको बीसीसीआई में ही दम है कि इसको फिक्स कर सके, या बीसीसीआई आईसीसी को कुछ ऐसे मदद करे कि आईसीसी करे। देखिए, ये स्पोर्ट्स के अंदर एसोसिएशंस बहुत बड़ी चीज़ें करते हैं। एक समय था जब भारत और पाकिस्तान की हॉकी बिल्कुल बर्बाद हो गई। पाकिस्तान की तो अभी भी पूरी बर्बाद है। भारत की कम से कम आधी उभर के आ गई। पिछली बार हमको एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला, इतने साल के 40 साल के बाद में मेडल मिला हमें ओलंपिक में। तो वो कहाँ से आया? किसने भारत में और पाकिस्तान में हॉकी इम्प्रूव करने की कोशिश की? ये FIH जो है, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, वो फ्रेंच में कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। तो उन्होंने रिसोर्सेज दिए, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए कि पाकिस्तान में, भारत में और नए एस्ट्रो टर्फ आएँ, और यहाँ पे उन्होंने कोचेज़ के लिए सैलरीज दी, इंटरनेशनल कोचेज़ आए। अब ठीक है, पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत मुसीबतें हैं, तो उनकी हॉकी इस समय भी बर्बाद है। भारत की हॉकी उसकी वजह से उभर के आई। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बॉडीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स बॉडीज़, उनका भी इसमें इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सबको पता था कि अगर भारत और पाकिस्तान हॉकी खेलना छोड़ दें और वो ओलंपिक में क्वालिफाई करना बंद कर दें, या वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना बंद कर दें, तो हॉकी टीवी पर देखेगा कौन? और ऐसे ही क्रिकेट में अगर वेस्ट इंडीज़ इतनी एक्साइटिंग टीम थी, इतनी ज़बरदस्त, दुनिया भर के लोग देखने आते थे वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स को, अगर वो ख़त्म हो जाए तो बचेगा क्या? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कुछ हद तक न्यूजीलैंड, वो अप एंड डाउन जाते हैं, और कभी कभी पाकिस्तान। तो क्रिकेट की दुनिया हॉकी से भी थोड़ी हो जाएगी। तो इसका काम जो कर सकता है, जो स्पोर्ट्स के बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो करते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशंस कोई कोर्ट्स की देखरेख में काम नहीं करते हैं। उसके लिए उद्यमी लोग, एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग, या पॉलिटिकल लोग चाहिए जो कि थोड़ा जुगाड़ कर सकें, इधर उधर जोड़ तोड़, लेन देन मैं रिश्वत का लेन देन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एसोसिएशंस का भी आपस में लेन देन होता है, आईसीसी के साथ होता है। ये सारी बातें कोर्ट अपॉइंटेड या कोर्ट के थ्रू प्रोसेस से कोई कुछ नहीं कर सकता। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी बहुत वक्त बर्बाद किया, अपनी छिछालेदर भी करी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ करना चाहा तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी भी पॉलिटिशियन इंचार्ज हैं। आपने कहा अच्छा पॉलिटिशियन नहीं होंगे, एक गया दूसरे का भाई आ गया, है ना, एक गया उसका लड़का आ गया। तो सब बेकार की बातें हैं। ना उनको यहाँ घुसना चाहिए था, और ना उनको आगे से उन्होंने और भी कई खेलों में ऐसे टांग फंसाई है। फुटबॉल में फंसाई है, एथलेटिक्स में फंसाई है। अब आप देखिए कि एथलेटिक्स जो हमारा फेडरेशन है, वो एक एथलीट चला रहा है बहुत समय से। मैं उनको जानता भी था उस समय से, जब मैं 1988 में सोल ओलंपिक कवर करने गया, या 1990 में बीजिंग एशियन गेम्स कवर करने गया। आदिल सुमारी वाला, वो इंडिया के 100 मीटर्स चैंपियन थे उस समय, वो चला रहे हैं। पर भारतीय एथलेटिक्स जो है उसका हाल देखिए आप, सिर्फ एक नीरज चोपड़ा जो एक प्रोडिजी हैं, उनके अलावा भारतीय एथलेटिक्स का हाल बिल्कुल बेकार है। कितने हमारी एथलीट अब डोपिंग के लिए पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका एसोसिएशन ठीक काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें कोर्ट्स नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।